गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी अन अकेडमी। तो आज की है ये पहली क्लास और स्टैटिक जीके जो है वो हम कर रहे हैं आज से शुरू। लेकिन उससे पहले, क्लास शुरू करने से पहले कुछ प्रॉज एंड कॉन्स, कुछ डायरेक्शंस यहाँ पे, उनको आप थोड़ा सा 10 मिनट समझ लीजिए ताकि आगे की क्लासेस में आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। तो पहले तो 2 मिनट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सारे के सारे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, सारे के सारे बच्चे एक बार प्रॉज एंड कॉन समझ लेते हैं। आज पहली क्लास है तो आपको पता होना चाहिए क्या डूज हैं या क्या डोंट है, टेस्ट कब होगा, पीडीएफ कब मिलेगी, क्लासेस का शेड्यूल कैसे जाने वाला है, कौन सा पार्ट जो है वो हम कैसे करने वाले हैं। तो सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। टेलीग्राम का जो क्लास का लिंक है जहां पे आपकी पीडीएफ अपडेट होगी, उसका लिंक जो है ना वो मैं आपको एंड में दूंगी, यानी कि क्लास के आखिरी में आपको ना जो है वो एंड यहाँ पे देने वाली हूँ। क्लासेस कब चलेंगी, कैसे चलेंगी, ये सारी चीजें ना आप लोग थोड़ी सी समझ लीजिए, फिर यहाँ पे क्लासेस जो है वो मैं आपकी कंप्लीट कराती हूँ। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज वन। पहली बात तो ये कि कई बच्चों को लग रहा है भाई स्टैटिक जीके क्यों कराई जा रही है, ये शिवरा मैम स्टैटिक जीके क्यों करा रही है। तो पहली बात तो ये कि जब मैंने यहाँ पे क्लासेस शुरू किए थे सबसे पहले वाईफाई स्टडी में, तो पहला रेलवे का जो एग्जाम हुआ था ना, पहला रेलवे का एग्जाम जो था आरपीएफ कांस्टेबल का, तो उसमें काफी सारे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़े थे, यहाँ पे क्वालिफाई भी किए कई सारे। तो बिल्कुल भी चीजें सोचनी नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जी के हमको यहाँ पे ये नहीं करना है कि पॉलिटी का बिल्कुल डिटेलिंग करनी है या ज्योग्राफी की जो है वो डिटेलिंग करनी है। हम लोग को ये क्लास 2 मिनट चुप, अभी है ना मैं कुछ बताने लग रही हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी सी चीजें मेरी सुन लो अगले 10-15 मिनट, ताकि आगे जो है ना वो आपको दिक्कत नहीं हो किसी भी तरीके से। उसके बाद भी कुछ डाउट बचेंगे तो पूछ लीजिएगा। पहली चीज तो ये कि हमने आरपीएफ कांस्टेबल की, सीपीओ के एग्जाम की, आईबी के एग्जाम की पूरी पूरी जीके ना मैंने आपको कराई है, कई बार कराई है। जो बच्चे नए जुड़े हैं शायद उन लोग को आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उन लोग को क्लियरली पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी क्लास से ही आए थे, राइट। चलिए वो अलग बात हो गई है। अब ये क्लास जो है वो आपकी कैसे जाने वाली है, उसकी पूरी शेड्यूलिंग समझ लीजिए, कैसे आपको ये क्लासेस कंडक्ट करनी है, कैसे जाना है। नाउ द पॉइंट इज दिस, क्लास जो है वो आपकी आज, यानी कि आज कौन सी तारीख है, आज है 17 मार्च, है ना। 17 मार्च से आपकी ये क्लास जो है वो शुरू हो रही है। क्लास का जो पूरा पॉइंट शुरू हो रहा है, यानी कि जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है आपका पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी सेकंड जो है वो हम करें। पॉलिटी में अपन क्या करने वाले हैं, हर क्लास में आपके पास कम से कम 40 क्वेश्चन तो हमेशा ही होंगे, चाहे उस क्लास में हम पूरे घंटे थ्योरी ही पढ़ें, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब आपको 40 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये बात एकदम समझ के रखिए। तो आप जहां पे भी अपनी फाइल्स को या पीडीएफ को सेव करते हैं उनको सेव करके रखिएगा, तो पहला फाइल दूसरा फाइल ऐसा करके, ये ना हो कि बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स आपके पास इतनी फाइल हो गई है कि आप उन्हें पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट ये चीज कि हर दिन आपको क्लास में मिलेंगे 40 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको अपने आप करने पड़ेंगे। कभी कभार ऐसे होगा कि 40 से ज्यादा भी मिलेंगे, तो एक आधी सेट ऐसा होगा जो घर पे प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा। शुरू कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिटी के साथ। रीजन मैं आपको बता दूंगी कि पॉलिटी के साथ क्यों शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी के बाद जो हमारी क्लास शुरू होगी ना, वो आपकी बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री पे, राइट। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री जो है वो शुरू करेंगे, राइट। सेकेंड पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट जो है वो आपका ज्योग्राफी वाला जो है वो शुरू हो जाएगा। ज्योग्राफी हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ, माउंटेन्स का फॉर्मेशन और ये सारा। हम इंडिया की फिजियो ज्योग्राफिक कंडीशन को समझेंगे, इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको समझेंगे, रिवर्स जो है उनके बारे में जानेंगे, माउंटेन्स जानेंगे, पीक जानेंगे, दर्रे जानेंगे जितने भी हैं, कौन सी स्टेट जो है वो किस चीज में अव्वल है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो ज्योग्राफी हम ट्रेडिशनल वाली ज्योग्राफी नहीं करेंगे, हम स्टैटिक ज्योग्राफी करेंगे। जबकि पॉलिटी और हिस्ट्री जो है वो आपकी ट्रेडिशनल वाली भी चल जाएंगी, लेकिन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीटली स्टैटिक होगी। कई सारे आपको टेबल्स मिलेंगे, कई सारे चार्ट्स मिलेंगे, कम से कम आपके पास 20-30 जो है वो इंडिया के मैप मिलेंगे, और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग, और सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे, राइट। ये तो हो गई 3 चीजें। अब साइंस की तो आपको अलग से क्लास चल रही है, तो साइंस के लिए तो हम जीके का हमारे लिए फायदा ये है कि हमको यहाँ पे साइंस इसमें इंक्लूड नहीं करनी पड़ रही है, हम ये पार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो थ्योरी जिनकी पीडीएफ आपको कंप्लीट मिलेगी, कोई और किताब रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई और कहीं के नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैं आपको 100% कंप्लीट कराऊंगी। 100% का मतलब ये हो गया कि आपको सारे जो पीडीएफ हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पर डे जो आपको मिलेगा वो आप डाउनलोड करके अपने पास रखोगे। उसके अलावा जैसे पॉलिटी शुरू हो रही है, तो तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर पॉलिटी की फुल थ्योरी
की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में आपके पास होगी, राइट। हिस्ट्री जब हम शुरू करेंगे तो हिस्ट्री की एंशियंट की अलग, मिडिवल की अलग और मॉडर्न की अलग, इन तीनों की अलग तीन तीन पीडीएफ, मेरे ख्याल 160 170 पेजेस की पीडीएफ है। तो किसी किताब में जितना नहीं होगा ना, उससे ज्यादा मेरे पास पीडीएफ है यहाँ पे, जो कि और मेरी बनाई हुई खुद की पीडीएफ है, तो यू कैन रिलाई ओवर देम। आराम से कंटेंट जो है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो पॉलिटी का पूरा पीडीएफ, उसके बाद एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न की अलग अलग तीन पीडीएफ जो है, जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलती जाएगी। ज्योग्राफी की जैसे मैंने बताया कि ना तो हम ट्रेडिशनल ज्योग्राफी करेंगे, ना हम ट्रेडिशनल ज्योग्राफी की पीडीएफ शेयर करेंगे। रीजन, क्योंकि आपको ट्रेडिशनल ज्योग्राफी ग्रुप डी या एसएससी के किसी भी एग्जाम में नहीं आती। समझ पा रहे हो मेरी बात? किसी भी एग्जाम में नहीं आती है। स्टैटिक ज्योग्राफी पूरी करनी है और उसकी तकरीबन तकरीबन 200-250 पेजेस की एक पीडीएफ है ज्योग्राफी की, जिसमें आपके सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। पूरा स्टेट की जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो नॉर्थ ईस्टर्न पूरा कवर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारी चीजें जो है वो स्टैटिक जीके में जो आती हैं वो सारी की सारी आपकी पूरी हो जाएंगी। तो अगेन यू विल गेट द पीडीएफ फॉर दैट। अब बात आती है कौन सा चैप्टर बच गया भाई, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती हैं। तो इकोनॉमिक्स के मैं आपको दूंगी सिर्फ क्वेश्चन जो आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं ज्यादा डिटेल में पढ़नी है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको कवर करूँ। मतलब एग्जाम में जितना आता है इकोनॉमिक्स में उतना हम कवर कर लेंगे। जैसे आरबीआई करेंगे हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है ये पढ़ेंगे। बजट जो है वो क्या होता है, किन आर्टिकल्स में आता है, बजट का मतलब क्या है, ये सारा पार्ट जो है वो हम कवर करेंगे। शेयर मार्केट में आपको कराऊंगी निफ्टी 50 सेंसेक्स जो है वो उसका मतलब क्या होता है, और शेयर मार्केट की पूरी चीज क्या होती है जिसकी वजह से हर्षद मेहता स्कैंडल हो गया 1991 का। तो स्कैंडल हुआ है तो यानी कि शेयर मार्केट कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो वो पर्सन मिलियंस में खेल के चला गया और कोई सरकार उसका कुछ नहीं कर पाई। तो ये शेयर मार्केट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना। ये तो होगी सब्जेक्ट की बात। अब भाई स्टैटिक जीके का पार्ट कहाँ गया अपना, तो स्टैटिक जीके का पार्ट भी समझ लीजिए। जैसे कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होती हैं, है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सनालिटीज हैं आपकी, चाहे हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हो, गांधी जी के बारे में ही ले लीजिए। आपके पास गांधी जी की पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए कि उनको कितने, अच्छा गांधी जी को टोटल कितने नामों से बुलाया जाता था, किसी को याद है? या कोई मुझे इसका आंसर करेक्ट दे सकता है? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि गांधी जी के कुल कितने नाम थे, जैसे बापू जी, महात्मा जी ऐसे बोलते थे, तो आप में से कोई भी बता सकता है क्या टोटल? आपको पता है गांधी जी को 14 अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, अलग अलग जगह पे। 14 के 14 नाम अपने को याद है क्या? बिल्कुल भी नहीं याद है। हमें तो वही चीज याद होती है जो एग्जामिनर ने पहले कभी पूछी होंगी, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं। अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलना है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज करेंगे। स्टैटिक जीके का मैं आपको बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पहली चीज। दूसरी चीज एब्रीविएशंस, काफी ज्यादा एब्रीविएशंस जो है एनटीपीसी में पूछी थी, हम थोड़ी आसान वाली करेंगे। जैसे एचटीटीपी क्या होता है, उसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एब्रीविएशन ये हो गया। तीसरी चीज आपको यहाँ पे जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं, तो मैं कम से कम आपको 350 से ज्यादा बुक्स के ऑथर्स और बुक्स के नाम दूंगी जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स पूरा लर्न करना, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हो गया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेड क्वार्टर्स, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, उसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। उसके अलावा स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे आपके पास मिल जाएंगे। तो ये सारा जो स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता है वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये तो मेरे को 5 ही क्यों याद आ रहे हैं, मतलब इससे रिलेटेड मेरे पास 8 टॉपिक हैं जो आप लोग को पूरे करने हैं। एब्रीविएशंस, पर्सनालिटीज, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स। अच्छा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। नोबेल प्राइज और ज्ञानपीठ अवार्ड, भारत का सबसे पहला इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है वो भी यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये कैसे कंप्लीट होंगे, तो ये ऐसे कंप्लीट होंगे कि कुछ तो आप, अच्छा डेज एंड डेट्स, ठीक है, इसमें डेज और डेट्स भी याद आया। तो आपको जो इनके पीडीएफ जो कंटेंट है ना वो मैं आपको दूंगी, और हर एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस कराऊंगी। मेरी बात समझे? मतलब कुछ क्वेश्चन क्लास में, कुछ आपसे घर से करने को दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें, जैसे स्पोर्ट्स में तो मैं आपको कम से कम 150 से ज्यादा क्वेश्चन दूंगी,
है ना। तो कुछ तो क्वेश्चन आपको करने होंगे यहाँ पे मेरे साथ। जब तक होमवर्क नहीं दूंगी तो हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन का मतलब है कि मैं कम से कम ना 4 क्लासेस लूँ 100 क्वेश्चन के लिए, तो उतना हमारे पास भी टाइम नहीं है। आप तो बहुत ही ज्यादा बिजी हो, आपके पास तो वैसे ही टाइम नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। अब ये जो सारी चीजें हैं उसके 100 क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, पर डे करने वाले हैं। तो मैं आपको से क्लास में 60 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, उतने हम कर लेंगे, और ये क्वेश्चंस मैं आपको क्लास के लिए दे दूंगी। कुछ कुछ क्लासेस में 2 दिन लगा लेंगे, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स 2 दिन करने का बात है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब ये सब तो आपने करा दिया, अभी 2018, 19 और 20 का करंट अफेयर्स कहाँ से करें, क्योंकि भाई करंट अफेयर्स तो जब हमारा ऐसा हाल है कि करंट वाला तो करंट अफेयर हम कर रहे हैं, लेकिन ये 18, 19, 20 का करंट अफेयर्स कहाँ से करें। तो 18, 19, 20 का करंट अफेयर आपको 2 जगह से करना है। एक तो सुबह जो 6 से 7 स्टैटिक जीके की क्लास चलती है ना, डेली हमारी सुबह स्टैटिक जीके की एक क्लास चलती है, सुबह सुबह 6 से 7 बजे, उसमें मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन करा रही हूँ। तो वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करिए, उधर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो ग्रुप डी में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो 2018, 19, 20 का जो करंट अफेयर है उसके मैं आपको 700 क्वेश्चन जो है वो देने वाली हूँ। कितने? 700। तो 700 क्वेश्चन तो जो है ना वो आपके यहाँ से मिल जाएंगे। तो ऑल इन ऑल, ऑन एन एवरेज आपके पास डेली होंगे 100 क्वेश्चंस, जिनको आप कंप्लीट कर रहे होगे। अच्छा, एवरेज बोला है मैंने 100, तो कभी कभी कम भी हो सकते हैं, जैसे आज की क्लास में 15, 35 प्लस 20, 55 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि क्या हम टॉपिक कर रहे हैं उसके हिसाब से। कई कई दिन हम थ्योरी ज्यादा डिटेल में कर लेंगे, तो फिर क्वेश्चन सारे ही मैं आपको घर से करने के लिए दे दूंगी। अब क्लास के टाइमिंग्स और क्लास, तो इस चीज के लिए आपको 2 क्लासेस रेगुलरली फॉलो करने होंगे। अगर आप यहाँ पे अपना जो ग्रुप डी है उसके 20 नंबर पूरा सिक्योर करना चाहते हो और 25 नंबर पूरा सिक्योर करना चाहते हो, तो 2 क्लासेस साइंस की आपको पता है क्लास आपकी चल रही है 2, वो फॉलो करिए। और इन 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 फॉलो करनी पड़ेंगी क्लास, एक स्टैटिक जीके की जो सुबह चलती है, और एक ये वाली अपनी जो 7 से 8 चलेगी। पॉइंट इज दिस, इनके बाद करीब ये सारी चीजें जो है ना वो 2 महीने तक चलेंगी, 2-2.5 महीने तक लगातार चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है बीच में इस क्लास को हम यूट्यूब पे भी शिफ्ट कर दें कुछ दिन के लिए, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक आधी क्लास अपनी बढ़िया तरीके से यूट्यूब पे भी ले लिया करेंगे, कभी यूट्यूब पे ले लिया, कभी यहाँ पे ले लिया, तो आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। कल यूट्यूब पे है क्लास, ऐसा मैं आपको पहले से ही बता दूंगी, ठीक है। समझ आ गई सारी बातें। क्लास रेगुलर होगी, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे यहाँ हो, होगी क्लास रेगुलर। कभी ऐसा दिन नहीं जाएगा संडे को छोड़ के कि क्लास नहीं हो रही है। मेरी बात अब समझ गए हो सारी चीजें। पीडीएफ आपको दी जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मैं आपके साथ क्लास के एंड में, या हाँ एंड में ही शेयर करेंगे, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। तो अभी बताइए, कोई डाउट है तो आप मुझसे एंड में पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में पॉलिटी से यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, तो पहले पॉलिटी और उसके बाद अगर कोई ज्यादा सीरियस डाउट है तो पूछ लीजिए विद इन 2 मिनट्स, ताकि मैं पॉलिटी शुरू कर पाऊँ। इंडिया मूविंग इन 70 ईयर्स एंड इंडिया मूविंग अहेड, ये हमारा टाइटल रहेगा फॉर दी पॉलिटी एंड दी इकोनॉमिक्स के क्लासेस के लिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो मैं कराने वाली हूँ 5 ईयर प्लानिंग पूरी। तो 5 ईयर प्लानिंग तो अपने को पूरी करनी पड़ेगी, पंचवर्षीय योजना, तो वो हमारा टॉपिक रहेगा 70 ईयर्स एंड मूविंग अहेड, यानी कि भारत को आजादी लिए हुए हो गया है 70 साल, और अब हम जो है ना वो यहाँ पे बढ़िया तरीके से करे जा रहे हैं। अब एक चीज और, साइंस की क्लास भैया आपकी होती है 6 से 7 और 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30 पूरा सुबह के टाइम पे, और 6 से 7 अभी आपकी इस क्लास से पहले। तो साइंस अलग से करिए और जीके जो है ना वो अलग से करिए। टेलीग्राम का लिंक लास्ट में, ठीक है। टेलीग्राम जो है वो लास्ट में अपन जो है वो फॉलो करेंगे। अब ग्रुप डी वगैरह की जो भी बातें हैं वो आप लास्ट में पूछेगा। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखिए, सबसे पहली बात, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शायद कई सारे टीचर अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरे को अवॉइड करना नहीं है। पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं ना, तो पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो पॉलिटी में आपने एक स्पेशल एक चीज सुना होगा जिसको आप बोलते हो एक्ट। क्या बोलते हो? एक्ट। यानी कि आपने कभी सुना भैया ये रेगुलेटिंग एक्ट है या ये अमेंडमेंट एक्ट है, जो बिल था वो एक्ट बन गया है। तो क्या भारत के संविधान की जो शुरुआत थी, यानी कि भारत के पॉलिटी या भारत का जो संविधान यहाँ पे बना था, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, वो बिना किसी एक्ट के बना होगा? नहीं जी, ये बना है हमारा बहुत बेहतरीन एक्ट से। अब यहाँ पे चीजें आपकी शुरू की जाएंगी इस तरीके से। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज जब भारत के अंदर थे, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स ने 1764, ये स्क्रीन पे जो आपके दिख रही है,
1757 यानी कि 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की, ठीक है, और 1764 की जो अंग्रेजों की बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, इन दो लड़ाई में ब्रिटिशर्स के द्वारा ना सिर्फ वो जो पूरे जो वॉर थी उसको जीता गया था, यानी कि ना तो सिर्फ लड़ाई जीती गई थी, प्लासी और बक्सर के बाद भारत में अपना शिकंजा यानी कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, राज व्यवस्था के रूप में और अर्थव्यवस्था के रूप में, जैसे ही सेवन बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई लड़ी जाती है, पूरा का पूरा जो शासन था वो भारत में आ जाता है अंग्रेजों के हाथ में, राइट। अब अंग्रेजों के हाथ में जब इस टाइम पे आ रहा है तो इस टाइम पे भारत था सोने की चिड़िया, यानी कि भारत के पास था भरपूर पैसा। ये बात आपको पता होगी कि जब अंग्रेज भारत में जिस टाइम रह रहे थे तो हमारे पास इतना पैसा था कि हम पूरे वर्ल्ड की कम से कम जो है ना वो 24% जीडीपी थे अकेले। लेकिन जब भारत को अंग्रेज छोड़ के गए थे तो हम 3% पे खिसक के आ गए थे वर्ल्ड की जीडीपी, यानी कि जो भी ब्रिटिशर्स थे वो सारे का सारा जो पैसा है वो इंडिया से लूट के ले गए थे। नाउ 1757 और 1764 एग्जाम में आएगा, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, कौन से साल, क्या लिखेंगे, 1757। बक्सर की जो लड़ाई है वो कब हुई थी, 1764, ठीक है। अब इसी दौरान एक्ट बनना शुरू होते हैं, जहां पे कुछ एक्ट्स बनाए जाते हैं, स्टार्टिंग विद, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट एक्ट्स बता दे रही हूँ, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। देखिए ब्रिटिशर्स का जो शासन था वो 1773 से पहले, अगर मैं बोलूं 1773 से पहले, तो अंग्रेजों को आदत पड़ गई थी भारत का खाने की, सीधी सी अगर हम लैंग्वेज यूज करें तो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो क्या कर रहे थे कि इंडिया के पास जो पैसा था तो जो भी यहाँ पे हेड बनता था या जो जिसको भी जो पावर्स हैं वो दी जाती थी, वो क्या करता था, एक्सप्लॉयटेशन करता था, राइट, एक्सप्लॉयटेशन। और उस पैसे को या जो भी पैसा है उसको ले जाके इंग्लैंड या ब्रिटेन ले जाते थे और आराम से मजे करते थे। इसकी वजह से भारत में लोगों को, जो ब्रिटिशर्स थे, इनको क्या बोलना शुरू कर दिया, इनको बोलना शुरू कर दिया परदेसी यमदूत। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपके स्टेट सर्विसेज में बड़े बार पूछे जाते हैं। भारत में अंग्रेजों को क्या बोलना शुरू कर दिया, परदेसी यमदूत कहना शुरू कर दिया, क्योंकि आते थे, लोगों को मारते थे, एक्सप्लॉइट करते थे और पैसा लूट के ले जाते थे अपने इंग्लैंड और वहां जाके मजे करते थे। जब वहां जाते थे तो वहां के लोग इनको बोलते थे नवाब, क्योंकि भैया पैसा कमा के आए हैं और बढ़िया तरीके से पैसा उड़ा रहे हैं। इस चीजों पे नकेल कसने के लिए, क्योंकि जब कहीं से पैसा लिया जाएगा, बहुत ज्यादा निकाला जाएगा, खींचा जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। ये बात जब आला कमान को या हाई कमान को ब्रिटेन में पता लगी कि भाई भ्रष्टाचार जो है वो भयंकर तरीके से बढ़ गया है, तो उन्होंने इस पे नकेल कसना शुरू की और यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें पहली चीज मैं बोलूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके अंतर्गत पहली बार एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, जिसको अपन बोलेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का तत्काल कारण क्या था या इमीडिएट रीजन क्या था, तो याद रखिएगा बंगाल में पड़ी हुई भूखमरी, अकाल पड़ जाता है बंगाल में, जिसकी वजह से बंगाल के कम से कम 1/3 लोग, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, कई बार टीचर्स एस्केप करते हैं इस चीज को, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत में बनाया गया था उसका तत्काल रीजन ये था क्योंकि बंगाल में पड़ गया था अकाल, और बंगाल जो कि भारत का सबसे धनी राज्य बोला जाता था, जैसे मैंने आपको ये स्टैटिक जीके वाली क्लास में भी बताया है कि अंग्रेजों की जो भी मुगल शासन या आए या कोई भी, जब भी हमारे देश में कोई भी फॉरेनर्स आए या कोई भी इन्वेडर्स आए, तो उनकी नजर बंगाल और बिहार, इन दो स्टेट्स पे हमेशा रहती थी, क्योंकि बंगाल और बिहार ऐसे दो स्टेट थे जो बहुत ज्यादा पैसों में धनी थे और ट्रेडिशंस बहुत अच्छे थे, जो उगाया जाता था खेती वो भी बहुत अच्छी थी। आप लोग को पता होगा कि नील खेती या इंडिगो खेती जो है वो भी बंगाल या बिहार से ही शुरू की गई थी। तो 1/3 हिस्सा अगर किसी भी जगह का मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो जरूर जो है ना वो न्यूज ऊपर तक जाएगी। 1/3 लोग बंगाल के अकाल से मर जाते हैं, तब सवाल उठता है कि ये जो इतना पैसा है भारत के अंदर वो कहाँ जा रहा है, तो पता लगता है भैया भ्रष्टाचार हो रहा है, तब से रेगुलेटिंग एक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो बना, अब रेगुलेटिंग एक्ट का बस सीरीज आप याद रख लीजिए, ज्यादा डिटेलिंग नहीं, बस आप सीरीज याद रख लीजिए। पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773 में, बराबर है, सीक्वेंस याद रखना है। इसको हम क्या बोले थे, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो बोले थे, किसके अंडर बन रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में पहला रेगुलेटिंग एक्ट बनने लगा। दूसरा जो है फिर इसके बाद जो बनता है वो होता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बना? पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784। सीरीज लर्न करिए बस, और कुछ नहीं लर्न करना है, सिर्फ लर्न करते जाइए आप ईयर। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बन रहा है। देन थर्ड आपका बना चार्टर्ड एक्ट। सब में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पहली बार बना था 1773 में, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कानून बनाया गया था रेगुलेशन करने के लिए, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली सिकंजा कसने के लिए, जो यहाँ पे हेड या गवर्नर्स या जो भी यहाँ पे बैठे हुए थे। इसी रेगुलेटिंग एक्ट से पहली बार क्या हो रहा है कि बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, बंबई मद्रास के जो गवर्नर थे, वो गवर्नर जनरल के अंडर में यहाँ पे काम करने वाले हैं। यानी कि अब जो है वो एक पोस्ट बना दी गई जिसको बोल दिया गया गवर्नर जनरल। तो पहली बार भारत के अंदर गवर्नर जनरल कब बना? याद रखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और पहला गवर्नर जनरल भारत के अंदर बना कौन था? किसी को कोई भी क्लू यहाँ पे याद ही होगा ये सारी चीजें, तो वॉरेन हेस्टिंग करके याद रखिए। भारत में पहला गवर्नर जनरल जो बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग करके याद रखिए। पहली बार लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल करके यहाँ पे बना दिया गया। अब पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है 1784 में। उसके बाद चार्टर्ड एक्ट आ रहा है, कौन सा ईयर में? 1793 में चार्टर्ड एक्ट भी आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, 1773 से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी स्थापित किया गया था, ठीक है, याद है कौन से साल में एग्जैक्टली? 1773 तो नहीं लर्न करना है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्थापित किया गया था कौन से साल में यहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी आपकी 1774 में। याद है ये सारा? 1774 में कहां पे स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कौन से एक्ट से स्थापित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट करके याद रखिएगा। चार्टर्ड एक्ट 1793 करके। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है चार्टर्ड एक्ट 1813 का, राइट, 1813 का। उसके बाद आएगा आपके पास चार्टर्ड एक्ट 1833 का। किसका? 1833 का चार्टर्ड एक्ट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 1853 का चार्टर्ड एक्ट। अब ये 1853 53 जो है वो लास्ट चार्टर्ड एक्ट हो जाएगा। किसके अंडर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। रीजन, 1857 में हो जाती है क्रांति, जिसकी वजह से अगेन जितनी भी पावर्स थी वो चली जाती हैं क्वीन के हाथ में, यानी कि हर मैजेस्टी के हाथ में। और अब यही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हो जाएगी किसके अंडर में? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, जहां पे फिर से चार्टर्ड एक्ट बनते हैं। और पहला चार्टर्ड एक्ट बनता है 1858 का, याद रहेगा। देन बनता है इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम बोलते हैं 1861 के अंदर। फिर बनेगा 1892। देन आ गया 1909। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 1909। 1909 को हम कौन से और नाम से जानते हैं? याद है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। सबको याद है तो एक बार थम्स अप करिए। 1909 का जो चार्टर्ड एक्ट है वो बोला जाता है क्या? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्योंकि यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल और जो वाइसरॉय होगा उन दोनों को मिला दिया जाएगा और एक पूरा एक्ट बना दिया जाएगा। 1909 के बिल्कुल नीचे आएगा 1919, जो क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चैम्स रिफॉर्म। क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चैम्स रिफॉर्म। 1919 में भी बात नहीं हो रही है, और 1919 1909 और 19 वाले डायरकी लेके आ रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेके आ रहे हैं, जो भारत के द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, और इनके खिलाफ होते हैं भारत के अंदर आंदोलन, राइट। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये हमारा मेन एक्ट है, जो कि एक पूरा डिटेल एक्ट था 351 पूरा शेड्यूल्स के साथ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला गया। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन से एक्ट को बोला गया? 1935। और इसके बाद से ही भारत को आजादी देनी है ऐसी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। 1935 के बाद अगला जो एक्ट बनेगा वो 1940 में बनेगा। 1940 को किस नाम से जाना जाता है बताइए? 1940 को किस चीज से जाना जाता है? आता है तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं आता है तो थोड़ा सा परेशान होके बता दीजिए, हैं नहीं आता तो परेशान ज्यादा हैं। 1940 का जो पूरा का पूरा एक्ट था, जो कि 1935 अगस्त में बनाया गया था, वो कहा 1935 के बाद अगस्त ऑफर इसे बोलते हैं। तो 1940 का किस नाम से आप जानोगे? अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्तावना के नाम से आप इसको जानोगे, जो 1940 में बनाया गया।
ठुकरा दिया गया। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा ईयर याद रखना है? 1942 याद रखना है, राइट। 1940 में 1942 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। बात फिर भी नहीं मानी जाती। गांधी जी के साथ क्रिप्स की पूरा 2.5 घंटे से ज्यादा मीटिंग चलती है, लेकिन अग्री नहीं होते हैं। तो एंड में जो आता है वो आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है वो कहीं ना कहीं भारतीयों के द्वारा एग्री किया गया। हालांकि बीच बीच में फिर प्रोज एंड कॉन्स तो थे ही, लेकिन डिटेल में करेंगे तो 15 दिन चाहिए इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए, उतना टाइम आपके पास है नहीं, है ना। तो कैबिनेट मिशन जो है वो आया, जिसको 1946 में लाया गया। और लास्ट में आता है माउंटबेटन प्लान, जिन्होंने भारत की आजादी की घोषणा यहाँ पे माउंट एटली, जो वहां के प्रेसिडेंट उस टाइम पे द देन प्राइम मिनिस्टर करके जो बोले जाते हैं, एटली करके, क्योंकि वहां तो रानी होती है, हर मजेस्टी थी, क्वीन थी, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो यहाँ पे है वो कौन है? वो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तो कौन थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर? क्लीमेंट एटली, ठीक है। क्लीमेंट एटली ने पहले ये बोला था कि जो भारत को आजादी मिलेगी वो 30 जून 1948 तक मिलेगी, 30 जून 1948 तक जो है ना वो आजादी मिलेगी। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। मुस्लिम लीग अपना रोने लग गया कि नहीं, आप आजादी दे रहे हो, हमको तो अलग होना है पहले, और ये सारी चीजें। तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को मुस्लिम लीग जो है उसकी पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्मेशन कर दी गई। और सेम डे ये बता दिया गया कि भारत को आजादी अगस्त में मिल जाएगी, अगस्त 1947 में, यानी कि इससे ज्यादा देर नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब 1948 में नहीं जाएंगे, 1947 तक ही आ जाएंगे। अब आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप ईयर्स याद रखिए। मोरले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909। 1919 में मोंटेग्यू चेम्स रिफॉर्म, अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। माउंटबेटन प्लान जिसको बोला जाता है वो 1947, राइट। इस तरीके के कुछ प्लान्स और कमीशन थे वो यहाँ पे लाए जा रहे थे। पूरा रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो चालू हुआ था। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आपको 1773 का पहला एक्ट याद रखना है। आखिरी याद रखना है 1947 में माउंटबेटन एक्ट, ठीक है। ये याद रखिए यहाँ पे। नाउ द पॉइंट इज दिस, कुछ कुछ चीजें लर्न करना है। संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सर्वोच्च दस्तावेज जो किसी भी देश का होता है उसको हम संविधान करके बोलते हैं। उसके अलावा काफी सारी चीजें, लैटिन वर्ड से बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अगर आप सिर्फ संविधान पढ़ते हो तो कभी आपको कोई बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्टली मतलब होता है शासन करने वाला सिद्धांत। याद रहेगा, शासन करने वाला सिद्धांत। दैट इज, भारत का संविधान या संविधान किसी भी देश का जो होता है वो सर्वोच्च होता है, राइट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? सेक्युलर को कैसे ऐड किया गया, सोशलिस्ट को कब ऐड किया गया, शुरू में कौन से थे? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, जो हमारे इस प्रियम्बल हमारे जो हमारी उद्देशिका जो है उसमें पूरा मेंशन किया गया है। संविधान की भाषा, संविधान का प्रयोग, हमने कहां से कौन सा संविधान लिया है, या हमारी पहली बैठक जब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक कौन सी तारीख को हुई थी? याद रखिए 9 दिसंबर 1946, कैबिनेट मिशन के एग्जैक्टली बाद, ठीक है। 1946 में था कैबिनेट मिशन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको यहाँ पे चुना गया था। किसके लिए? अस्थाई यानी कि टेम्पररी अध्यक्ष जो है वो उनको यहाँ पे चुना गया था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पहली संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो आंसर करना है सच्चिदानंद सिन्हा करके। 11 दिसंबर 1946 यानी कि सिर्फ कितने दिन बाद? मात्र 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946। ऐसे करेंगे तो अच्छे से लर्न होगा कि 9 दिसंबर 1946 को तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना, और 11 दिसंबर 1946 को किसको बताया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, यानी कि अब वर्ड आता है ना स्थायी अध्यक्ष, हम नहीं, हमें पूछा जाएगा स्थायी अध्यक्ष, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
बढ़िया से टिक कर देंगे। अस्थाई लिखा है तो भी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बढ़िया से टिक कर देंगे। काई के लिए, जब आपको बता दिया कि अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा है तो आपको वही टिक करना है यहाँ पे, है ना। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उस उद्देश्य जो है उसको प्रस्तावना जिसे कहते हैं वो पारित किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें लर्न करनी है। एक बार कुछ क्वेश्चन कर लें यहाँ पे, संविधान सभा की बैठक कब खत्म होती है पूरी की पूरी? अंतिम जो बैठक है वो 14 नवंबर 1949 को खत्म होती है। और ये बैठक मतलब यहाँ पे शुरू होती है 14 नवंबर, 26 नवंबर को पूरा कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, पूरे की पूरी संविधान बनाने में भारत को कितने दिन लग गए? 2 साल, 2 years, 11 महीने और कितने दिन? 18 दिन जो है वो लग जा रहे हैं। और इसमें जो मेन प्रस्तावना की जो मीटिंग थी वो तो 11-12 बोली जाती है, लेकिन वैसे बोलते हैं कि 146 मीटिंग, 146 के अराउंड मीटिंग जो है ना वो इस पूरे को यहाँ पे लगी थी। तो ये एक बार हम डिटेल में कर लेंगे जब इसको पढ़ेंगे। कहाँ से क्या लिया गया? तो जर्मनी से हमने क्या लिया गया, कनाडा से हमने क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जो प्रक्रिया है उसको यहां से लिया। रूस यानी कि रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल हमारी जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य जो हैं वो हमने लिए। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको यहां से लिया। तो ऐसे करके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीडीएफ आपकी ये वाली एग्जैक्टली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आज पढ़िएगा ताकि जो क्वेश्चंस है ना वो मैं आपसे कल से पूछ पाऊं, है ना। ये एक बार याद रखेंगे। तो आज की क्लास में थोड़ा सा ना क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको कल कराऊंगी। पार्ट्स हुआ, अनुसूची हुआ, क्या हमारे आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, ये सारा चीजें ना अपन कल की क्लास में करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा ना क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कंटेंट भर भर के मिलेगा आपको। जैसे कुकर भर के चावल बने हैं ना, जितने मर्जी खाओ वाला, आपके ऊपर है कि पचा पा रहे हो कि नहीं पचा पा रहे हो। तो कंटेंट की यहाँ पे कमी नहीं है। टिल द एंड ऑफ द डे भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा। 40 क्वेश्चन जैसे मैंने प्रॉमिस किया आपको हर दिन मिलते रहेंगे और 50 क्वेश्चन सुबह स्टैटिक जीके के। तो डेली आपके पास 90 क्वेश्चन मेरी तरफ से होंगे। आप कितना उनको एग्जीक्यूट करते हो, कितना अच्छे से रिटेन करते हो, कितना पढ़ते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एटलीस्ट 15 मिनट तो डेली के क्वेश्चन के लिए एंड में रखने ही रखने हैं, चाहे टॉपिक कोई भी हो, है ना। तो चाहे टॉपिक कितना ही मुश्किल हो, इजी हो, एक्सपेंड हो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, पर अपने को आप लोग याद दिलाओगे। एग्जैक्टली जैसे ही हमारे 35 नहीं, जैसे ही हमारे 40 हो जाएंगे, मतलब 6:40 हो जाएंगे, है ना, आप याद दिलाओगे, हम याद रखेंगे, वैसे हम क्वेश्चंस को शुरू कर लेंगे। तो पर डे 40 क्वेश्चंस होंगे तो अपने को अच्छे से समझ भी आएंगी और अपने क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे भी कर भी पाएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, बताइए द कैबिनेट मिशन। अब देखो सारी चीजें पॉसिबली इसमें हम डिटेल में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजों को हम क्वेश्चंस के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। जैसे बताइए कैबिनेट मिशन 1946 का जो था, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की बात की जा रही थी, वो किसके द्वारा हेड किया गया था? जल्दी से मैं इसमें पोल देना शुरू करूंगी, आप पोल में आंसर करिएगा ताकि आपको पता लगे कि 10 भी किए हों तो किसकी रैंक यहाँ पे बढ़िया से आ रही है। बताइए कैबिनेट मिशन 1946 का जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, वो किसके द्वारा? यहाँ क्रिप्स मिशन अलग था, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो लोग आंसर दे रहे हैं, मैं आपसे कैबिनेट मिशन बात कर रही हूँ, आप स्टैनफोर्ड क्रिप्स आंसर कर रहे हो। विधि 37%, पंकज कुमार बिल्कुल यहाँ पे बेहतरीन। आपको लॉर्ड पैथिक लॉरेंस याद रखना है। कैबिनेट मिशन जो बनाया गया था वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जरा क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय। भारत के संविधान का गठन और संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ये किसके द्वारा अपनाया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा, या गवर्नर जनरल के द्वारा? संविधान बनाना है, ऐसा किसने यहाँ पे डिसाइड किया था? सिर्फ इतना बता दीजिए कि भाई हमको संविधान बनाना है, ये कौन डिसाइड करने लग रहा है यहाँ पे? तो जरा जल्दी से आंसर बताइए, बहुत ही इजी है, मैंने बताया है अभी। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं पोल स्टार्ट करूंगी, ताकि ऐसा ना हो कि आप बोलो कि अरे क्वेश्चन तो हमें पढ़ने ही नहीं दिया। अरे वाह, वेरी नाइस, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, 66% के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहली बार बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, मुकेश कुमार, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आराम से पढ़िए।
व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर द डोमिनियन स्टेट रिजेंबल्ड, ठीक है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ द इंडिया रीअसेंबल्ड ऑन 31 अक्टूबर 1947, इसके जो सदस्यों की संख्या थी वो घट के कितनी हो गई थी, आपको ये बताना है। डोमिनियन ऑफ इंडिया क्या था कि भाई जो ये बोला गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि जो आप संविधान बना रहे हो या अगर भारत जो है वो फ्री होगा तो जिन स्टेट्स को या जिन राज्यों को उसमें शामिल नहीं होगा वो अपनी मर्जी से नहीं हो सकते। जैसे आज आपको पता है जम्मू कश्मीर का इशू है, क्यों अटका हुआ है? डोमिनियन स्टेट के लिए। दूसरा चीज, कई सारी ऐसी जगहें हैं हमारी जो हमारे हाथ में थी लेकिन हमारे हाथ से निकल गई, है ना? क्यों? क्योंकि डोमिनियन कई सारे जो है वो शामिल नहीं होना चाह रहे थे, जिसकी वजह से संविधान की जो पूरी सदस्य की संख्या थी वो घट के कम हो गई। तो कितनी कम हो गई जरा ये बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप आराम से, क्योंकि कई बार बच्चे पॉलिटी भी पहली बार कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस पे देखिए, पहले बता दे रही हूं मैं, थ्योरी की तो मैं आपको पीडीएफ दूंगी हर दिन कि भाई कल आपको ये पढ़ के आना है, फिर मैं नेक्स्ट डे यानी कि कल मैं आपको उससे क्वेश्चन पूछूंगी, तो प्रैक्टिस आपकी होगी 51% के साथ। मुकेश कुमार अगेन 299 याद रखिए। डोमिनियन स्टेट के जब निकल गए, काफी सारे लोग गुस्सा होगी चले गए, तो यहाँ पे टोटल जो संख्या आती है यहाँ पे डोमिनियन स्टेट के लिए वो हो जाती है 299, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज अमंग द फॉलोइंग was the constitutional advisor for the constitutional assembly of the India। मेरे ख्याल इस क्वेश्चन में कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। आंसर इजीली बता दीजिए, पोल जल्दी करते हैं, यहाँ पे बताइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? क्वेश्चन को करने में जल्दबाजी नहीं करिए, तो आंसर सही करिए, ठीक है। हु वाज दी, मैंने एडवाइजर लिखा है, अभी भी कई लोग आंसर चेंज कर सकते हैं अपना, बताइए। मैंने एडवाइजर लिखा है, यहाँ पे एडवाइजर लिखा है, एडवाइजर, कमिटी का हेड नहीं लिखा है जो आप लोग बी आर अम्बेडकर आंसर दे रहे हो कई सारे लोग। 48% बी आर अम्बेडकर, क्यों? जब एडवाइजर मुकेश कुमार, अगेन एडवाइजर जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपको डॉक्टर बी एन राव करके याद रखना है। क्या याद रखना है? बी एन राव। एडवाइजर जब भी पूछा जाए तो कृपया करके बी एन राव लिखिए आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप अंडर। भारत का संविधान एक संवैधानिक सभा के द्वारा शुरू किया जाता है या बनाया जाता है, वो उसकी शुरुआत किस प्लान से या किस चीज से यहाँ पे हुई थी? जो ऑप्शन आपको लिखे हैं उसका आंसर बताइए जल्दी से। भारत के संविधान का संवैधानिक सभा, मतलब भारत का संविधान बनाना है वो एक संवैधानिक सभा के द्वारा तैयार किया जाता है। कौन सा? अरे देखो, इसमें तो इतना इजी है ना कि जब मैं क्वेश्चन बोल रही थी तो मैंने प्लान ही बोल दिया था, किस प्लान के द्वारा, तभी समझ जाना चाहिए था। 72% के साथ कैबिनेट मिशन याद रखिए, मुकेश कुमार, बहुत बढ़िया। नितेश पटेल, विशाल अग्निहोत्री, क्या नाम है, बहुत बढ़िया, विशाल अग्निहोत्री। तो ये भैया आंसर आराम से दीजिए, आपकी रैंक मैटर करती है, दैट एक्चुअली विल ब्रिंग्स अप दी बूस्ट अप आपका थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस। तो धीरे करिए, आराम से करिए, आप सही आंसर करेंगे तो ही लेडर बोर्ड में आएंगे, जल्दी आंसर करेंगे तो लेडर बोर्ड में नहीं आएंगे, है ना। अंडर द कैबिनेट मिशन 1946 करके यहाँ पे याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया वॉज सेटअप। क्वेश्चन घुमा के पूछा है लेकिन बड़ा ही इजी है, जल्दी से बी। Okay, right answer. The Constitutional Assembly which framed the Constitution for the independent India was set up by 47, 49, 45, 46 करके। ओके 48। अरे इस क्वेश्चन के लिए भी मतलब 49 कैसा हो जाएगा जब अभी पीछे बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, साल था 1946। तो कृपया पीछे वाले क्वेश्चन की रेफरेंस, जगना है भाई, जगो यहाँ पे, पहले तो थम्स अप करके ये बता दो कि सारे यहाँ जगह बैठे हैं। कोई फिजिकली और मेंटली वाला कॉन्सेप्ट मत रखिएगा, पता लगे क्लास में तो है लेकिन जगह ही नहीं है, सो रहे हैं, अभी फोन सामने खुला है और हम सो रहे हैं। मुकेश कुमार, नीतीश पटेल, नीतीश यादव, आकाश यादव, श्रेया जैन, बेहतरीन। चीजों को जरा समझिए, आंसर करिए, जग के आंसर करिए। सो तो दुनिया रही है, सो तो कई सारे बच्चे रहे हैं, आप जग रहे हो ना, इसीलिए क्लास अटेंड कर रहे हो। ये
जिंदा है तो काफी है, लेकिन जगे हैं तो सब कुछ है, जगना है यहाँ पे, ठीक है। जग के आंसर करिए। 1946, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन कोरिलेट करेगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सीखेंगे अगर हम क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। तो 1946 करके याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन 1946 कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट, हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ द इंडिया। बताइए, सबसे पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में देना है। ग्रुप डी के और एसएससी के टाइप की ये क्वेश्चन है, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। प्रणव पॉल, इतना जल्दी नहीं लगा ये आंसर करने में ना, क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर गलत दे रहे हो, तो प्लीज करके थोड़ा सा आराम से आंसर करिए, लेकिन गलत नहीं दीजिए। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? इनॉग्रल जो मुकेश कुमार, नितेश पटेल, आकाश यादव, नितेश, रिया जैन, जो आंसर्स दे रहे हैं वो सारे कि कभी आप बाकी लोग सही से आंसर दीजिए। इनॉग्रल मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, वो यहाँ पे सच्चिदानंद, अभी मैंने पीछे आपको बोला है ना कि जो टेम्पररी अस्थाई जो यहाँ पे सदस्य बने थे वो कौन थे? टेम्पररी सदस्य किसको बनाया गया था पहली बार? सच्चिदानंद सिन्हा, और सिर्फ 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो ए सच्चिदानंद जो है सिन्हा आपका करेक्ट आंसर। Who amongst the following was the chairman of the drafting commission? Who among the following was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution? अब बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो अभी आपने करा है, ये क्वेश्चन है सीडीएस का क्वेश्चन। सीडीएस में ये पूछा गया था ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी उसका चेयरमैन जो है वो किसको बनाया गया था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जल्दी से, फिर से मैं बोल रही हूँ, प्रणव पॉल एक भी आंसर सही से नहीं दिया है, लेकिन सबसे पहले आंसर दे रहे हो, क्यों भाई? जल्दी, ज्यादा मजा है नेगेटिव मार्क करने में। आता होगा, मैं समझ गई हूँ, पेशेंसली आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मुकेश कुमार, बिल्कुल यहाँ पे बी आर अम्बेडकर करके याद रखिए। चेयरमैन जब आपसे पूछ लिया जाए, बी आर अम्बेडकर आपको आंसर याद करना है। हाउ लॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? अबाउट 2 years सिंस अगस्त। अच्छा, यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा कि सिंस लिखा हुआ है तो कब से मेंशन किया है, 2 साल वाला कॉन्सेप्ट मत याद रखिएगा। 6 महीने 1949 से, 1948 से 1 साल, 1947 से पहले 2 साल, या 1940 मतलब दिसंबर 9 से 3 साल लगाए, या 15 अगस्त 1947 से 2 साल लगाए? बताइए। इस क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। संविधान सभा को संविधान को पारित करने में टोटल कितना समय लगा? तो मैं वाला क्वेश्चन नहीं लेके आई, 2 साल 11 महीने 18 दिन नहीं लेके आई, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, पर आराम से आप आंसर करिए, सीखेंगे ऐसे ही। पोल आंसर करिए, पोल के अंदर कितना साल, कितना टाइम लगा था? अरे वाह, बहुत बढ़िया। विद द 41% द एक्यूरेसी, अबाउट 3 years सिंस 1940। 2 साल 11 महीने लिखते हैं तो हम अप्रॉक्स 3 महीने लिखेंगे तो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अप्रॉक्स 3 महीने, 2 साल 11 महीने। तो क्वेश्चन घुमा के है लेकिन इजी है ना। तो आपका करेक्ट आंसर 2 years। नितेश पटेल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? पहली बार जब संविधान सभा बनाई गई थी तो उसके अध्यक्ष यहाँ पे किसको बनाया गया था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? द आंसर इज पोल में दे दीजिए जरा आंसर बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी जल्दी, पोल में। क्या बात है, बेहतरीन। 76% के साथ। कंफ्यूजन देखिए, एक बात बताऊं, जो लोग जवाहरलाल नेहरू आंसर करे हैं ना, आप लोग फुल ऑन कंफ्यूजन में हो, क्योंकि आप क्वेश्चंस को और उसके आंसर को मैच नहीं कर पा रहे, जबकि आप लोग को पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नितेश पटेल, बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। अभी इसी क्लास में बताया, कहीं पीछे नहीं बताया। जब आपसे पूछा जाए यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तब आंसर आपको करना था सच्चिदानंद सिन्हा, वो टेम्पररी थे। लेकिन पहले प्रेसिडेंट करके यहाँ पे साफ लिखा है, स्थायी और अस्थायी ना भी लिखा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना वो आंसर करना है। द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936। कौन से सेशन में ये हुआ था? बताइए।
सीधा सा ये पूछा है कि 1936 का जो सेशन था वो कहाँ हुआ था, ये पूछने की कोशिश की जा रही है। बताइए, संविधान सभा की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में अपने अधिवेशन में रखा, कौन से साल के अधिवेशन में रखा, बताइए। 1936 क्या रहेगा? अच्छा, मैंने पोल ही नहीं दिया। चलिए चलिए, एक बार जल्दी से आंसर कर दीजिए। एक पोल मैं एंड कर दूंगी 10 सेकंड में, जल्दी जल्दी जल्दी। संविधान सभा की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में अपने अधिवेशन में रखा। 1936 लाहौर में तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी बच्चे। लाहौर में आपको नहीं लगता पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1930 में? यहाँ पे तो हमने 1936 लिखा है, तो आंसर लाहौर तो बिल्कुल भी नहीं है। लाहौर वाले आंसर चेंज नहीं भाई। प्रशांत कन्नूर, पूजा पंडित, नितेश पटेल, आंसर इज लखनऊ। 1936 आईएनसी का जो सेशन था वो लखनऊ में हुआ था, जहां पे पूर्ण अधिवेशन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो मांग की गई थी आईएनसी के द्वारा, वो लखनऊ में की गई थी। संविधान सभा विभिन्न प्रावधानों पे निर्णय ली थी यहाँ पे, तो उसकी मेजोरिटी कैसे रखी थी? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेजोरिटी वोट 2/3, बाय कॉन्सेंसस या अनएनिमसली, यानी कि सर्वसम्मति के द्वारा। मतलब कहने की बात यह है कि जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसी भी डिसीजन पे पहुंचा जाता था, तो क्या वोटिंग की जा रही थी बढ़िया तरीके से, या 2/3 मेजोरिटी हो रहा था, या अपनी सहमति से, या एकजुट होके, यूनानिमसली हिंदी में हो जाएगा एकजुट, सर्वसम्मति नहीं होगा, एकजुट करके अपन उसको बोलेंगे यहाँ पे। सो अभी क्वेश्चन पढ़ लिया है आपने, सो जस्ट राइट दी आंसर है यहाँ पे। टेक्निकल नहीं जाइएगा, ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल नहीं जाइएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप जरा सोचो कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी पहली बार, तो अभी तक संविधान बना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनाई गई है तो संविधान अभी बना नहीं है, तो उनको नहीं पता मेजोरिटी वोट 2/3 या ये सारी चीजें क्या होती हैं। जब अब ये क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत दिए हैं। रीजन में सही आंसर देखते हैं, पहले किसी ने दिया है पूजा पंडित, नितेश पटेल, बहुत बेहतरीन। देखिए, सबसे पहली बात, हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनी थी तो हमें संविधान के रूल नहीं पता थे कि मेजोरिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फेल हो जाएगा, नहीं। उस टाइम पे जो भी चीजें सिलेक्ट की जा रही थी वो सर्वसम्मति के साथ की जा रही थी, कॉन्सेंसस के साथ की जा रही थी, विल पावर से की जा रही थी। भैया बैठे हैं, एक चीज हमने बात की कि भाई आर्टिकल में आप डालिए सेक्स कास्ट क्रीड, डिस्पाइट ऑफ सेक्स कास्ट क्रीड, हर बात पे बात हो रही है, कास्ट डाले नहीं डाले, सबने बोला हाँ डाल दीजिए, सर्वसम्मति हो रही है, वोटिंग नहीं हो रही है, वोटिंग किसी भी तरीके की नहीं हो रही है, तो कॉन्सेंसस करके इसको आंसर करना है। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सरसाइज्ड बाय। भारतीय संविधान के प्रारूपण पे सबसे गहरा प्रभाव कौन से जो ब्रिटिशर्स का एक्ट, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, उसका पड़ा था? यहाँ पे सिर्फ इतना बता दीजिए, और आंसर जल्दी से पोल में 1 सेकंड में दे दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैं आपको बता चुकी हूँ ये वाला आंसर अभी। सबसे ज्यादा जब भारत का संविधान बना था तो उसमें सबसे मैक्सिमम चीजें जो उठाई गई थी वो इस पर्टिकुलर एक्ट से उठाई गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करके याद रखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सी करके आप लोग को याद करना है आंसर। सी बहुत बेहतरीन, इस क्वेश्चन का काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। नितेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, जल्दी से मैच करना है आपको हेड के साथ या चेयरमैन के साथ। आराम से टाइम ले लीजिए, फिर मैं पोल लगाऊंगी। ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? फंडामेंटल एंड माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों पे समिति जो बनी थी, उनके हेड कौन थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि यूनियन संविधान समिति, और कार्य समिति यानी कि वर्किंग कमेटी के जो हेड थे वो किसको बनाया गया था? क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया, एक बार आराम से पढ़ लीजिए, फिर आंसर इसको जो है ना वो लगाते हैं। सबने पढ़ा है यहाँ पे क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस आंसर करिए। देखिए, जब आपको डिटेलिंग दी जाएगी ना, थोड़ा सा एलिमिनेशन से जाइएगा इस क्वेश्चन में, अगर नहीं आता है तो एलिमिनेशन से करिए। आंसर करिए, बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? एक आध भी आता होगा तो भी आंसर दे पाओगे आप, पूरा नहीं भी आता होगा तो भी आप आंसर दे पाओगे। इसमें आपको इसमें से चूज करना है, ठीक है? एबीसीडी जो है ना उसमें से चूज करना है।
ओके, नितेश पटेल, बहुत ही बढ़िया। और ये किसने नाम लिखा है अपना? क्वेश्चन क्वेश्चन करके नाम क्यों लिखा है? नाम में सवाल है ऐसा? मेरा नाम ही एक सवाल है ऐसे करके भाई नाम लिख दिया करो, ताकि लेटर बोर्ड पे आते हो तो बोलने में आसानी रहेगा ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट। दूसरा, फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी के हेड जो बनाए गए थे, माइनॉरिटी राइट्स के, वो बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल आप याद रखिए। जहां पे भी कमजोर वर्ग, जहां पे भी किसी को मनाना हो, जैसे प्रिंसली स्टेट को मनाना था, तो कौन गए थे? वल्लभ भाई पटेल जी को भेजा गया था। ही वॉज अ वे ऑरेटर, और काफी उदार मतलब कोमल हृदय के थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। वर्किंग कमेटी जो है वो आपको याद रखना है, कन्हैया लाल मुंशी। ठीक है, वर्किंग कमेटी कन्हैया लाल मुंशी। तो डी जो है ना वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर देना था, जो कि आप लोग ने दिया है ना। अब ये बताइए, बहुत ये इजी है ना। ये बताइए कौन सी चीज को हमने कब अपनाया? हमने अपना राष्ट्रीय जो गीत है वो कब अपनाया? नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है, अशोक चिन्ह जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रीय गीत, कैलेंडर जो है वो अपनाया गया हमारे द्वारा। और हमारी जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एबीसीडी के, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था वो अपनाया गया। आंसर मैच करिए, 22, 24, 26 जनवरी, मार्च 22, 1957। तो आप आराम से पहले पढ़ लीजिए, ताकि आधे बच्चे तो शिकायत यही करते रहते कि हम पढ़ ही नहीं पाते, तब तक आंसर्स का पोल आप लगा देते हो। पढ़ लिया क्वेश्चन? अभी पोल लगा दो यहाँ पे। अब जरा आंसर करिए, बढ़िया तरीके से बताइए। नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग तो सबको याद है। नेशनल फ्लैग जो है उसकी एडॉप्शन जो है वो कब की गई थी? ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ए और बी में थोड़ा टग ऑफ वॉर है, तो कोई बात नहीं, किसी चीज में आप कंफ्यूज कर रहे होगे। नितेश पटेल, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1947 22 जुलाई को हमने अपना नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको अपनाया था, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने अपना जैसे ये स्पेसिफिकली अगर डिफाइन किया जाए तो नेशनल फ्लैग 22 जुलाई हो गया। जनवरी 24 1950 में हमने अपना नेशनल सॉन्ग जो है वो उसको अपनाया यहाँ पे। 26 जनवरी 1950, मात्र 2 दिन के बाद, ठीक है, सिर्फ 2 दिन के बाद हम क्या अपनाने लग रहे हैं यहाँ पे? अपना नेशनल एम्बलम जो है वो अपनाने लग रहे हैं। 22 मार्च 1957, 7 साल के बाद की बात हो रही है, तो हमने अपना कैलेंडर जो है वो अपना लिया। इस क्वेश्चन में हिंट कैलेंडर ही था, क्योंकि कैलेंडर हमने सबसे लास्ट में अपनाया था। और 3 आपको यहाँ पे एंड में दो ऑप्शंस में मैंने इसीलिए बोला था कि एलिमिनेशन से करिए। समझ आ गया सबको? आई रिपीट, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग जो है वो संविधान असेंबली, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल सॉन्ग जो है वो अपनाया। 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्बलम जो है वो सरकार के द्वारा अशोक चिन्ह जो है वो अपनाया गया। और 22 मार्च 1957 1957 सॉरी, नेशनल कैलेंडर जो है वो अपनाया गया। एक बार थम्स अप कर दो अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये इतने डिफिकल्ट आएंगे नहीं, पर हमें तो रेडी रहना है ना किसी भी चीज के लिए। आप क्वेश्चन बताइए आपको स्क्रीन पे। चलिए इजी क्वेश्चन दे देते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने औपचारिक रूप से चुनाव के सिद्धांतों को पेश किया पहली बार? Which one of the following act formally introduced the principle of elections for the first time? पहली बार किस अधिनियम में ये लिखा गया था कि जो इलेक्शंस है ना वो हमें कराने चाहिए, या इलेक्शन जो है वो पहली बार कौन से आपके संविधान में मेंशन किया गया था? इजी क्वेश्चन है, अभी आंसर कर दीजिए जरा जल्दी से। नहीं, आपका टाइम हो गया है, मैं 20 क्वेश्चंस करा दे रही हूँ, देन वील मेक इट ऑफ। पहली बार इलेक्शन होना, अरे इलेक्शन की जब भी बात की जाए ना तो क्या याद रखना है? इलेक्शन के बारे में जब भी पूछा जाए ना, ईयर याद रख लीजिए 1909। 1909 में पहली बार इलेक्शन जो है उनकी बात की गई थी, नितेश पटेल। बहुत ही बढ़िया, पॉलिटी अच्छी है नितेश की, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पहली बार इलेक्शंस की बात की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन जो है उसको यहाँ पे लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर? ध्यान रखिएगा, मैंने लेजिस्लेचर रखा है, एग्जीक्यूटिव नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह दी गई थी। तो जब आपसे लेजिस्लेचर पूछा जाए तो 3 लोगों को दिया गया था,
पटियाला के राजा, बनारस के राजा, और एक नाम और था सर दिनकर राव, ठीक है, सर दिनकर राव या सर राव दिनकर, सर दिनकर राव। तो पहली बार लेजिस्लेचर में तीन लोगों को जगह दी गई थी। फिर से बनारस, पटियाला करके याद रखना है आप लोगों को, और याद रखना है दिनकर राव। तो पहली बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इंडियन पीपल्स को कौन से ईयर में दिया गया था? तो आप लोगों को याद, इसके लिए जो आप पिछले क्वेश्चन को लिख रहे थे वो यहाँ पे अभी आपका आंसर होगा। बताइए जल्दी से। तो ये बात समझ आ गई सबको? कोई स्किप तो नहीं कर रहा है, इसीलिए पोल नहीं दिया था। बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इनको यहाँ पे पहली बार यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया। जबकि इसी क्वेश्चन में अगर आपको लेजिस्लेचर की जगह एग्जीक्यूटिव आएगा, तब आप याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे नहीं, लेजिस्लेचर वो पहली बार था, जो मैं बता रही हूँ वो पहली बार था। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन विद द परसेंटेज वो 1935, ठीक है, 42% के साथ। आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पे नितेश पटेल। पहली बार किसी भी भारतीय को लेजिस्लेचर में जब दिया गया वो ईयर अलग था, लेकिन पहली बार जब रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज वाइज कर दिया गया तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। एग्जीक्यूटिव 1909 करके याद रखिएगा, जिसमें आपको यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा करके याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनटू इट्स ओन हैंड। पहली बार जब ये पता लगा कि नहीं भाई चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो पहली बार अपने हाथ में क्राउन ने पूरी सत्ता संभाल ली, मतलब हर मैजेस्टी करके जिसको बोलते हैं, वो साल कौन सा था? बताइए जल्दी से। इजी क्वेश्चन आज ही की क्लास में बताया मैंने। द क्राउन टुक द गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड। रीजन क्या था? 1857 की क्रांति। समझ गया? नहीं समझ रहा है इनसे, ले लो वापस, छीन लो, है ना। 1858 एक्ट करके याद रखना है, नीतीश पटेल। बहुत ही बेहतरीन, मतलब देखिए ऐसे करके आप अपनी जो है ना रैंक और अपनी चीजें चूज कर सकते हैं। कल से मैं आपको डेली 40 क्वेश्चंस कराऊंगी, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ टेस्ट। 40 क्वेश्चन बढ़िया से करिए, थ्योरी की पूरी पीडीएफ लीजिए, अपने लेवल पे उसको रिवाइज करिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम करेंगे, तो ये आपके टेस्ट हो जाएंगे एग्जाम में जाने से पहले। लास्ट क्वेश्चन अभी आज के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? इसके लिए मुझे लगता है कि पोल नहीं भी दूंगी तो भी अब तो आप यहाँ पे आंसर बता ही दोगे कि इनमें से कौन था चेयरपर्सन। अच्छा, फादर ऑफ मतलब ये अगर हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करके डिफाइन किया जाता है ना। अब यहाँ से मैं आपसे सिर्फ चेयरपर्सन पूछ रही हूँ, तो आप क्या याद रखेंगे यहाँ पे? चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बता दीजिए सिंपली, यहाँ पे चैट्स में भी बता दीजिए, नहीं तो गुस्सा हो जाते कई बच्चे की चैट्स में नहीं दिया। विच अमंग दी फॉलोइंग आर दी वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का आंसर क्या होगा? अभी पीछे मैचिंग में बताया मैंने, अभी पीछे मैचिंग में बताया ना, यहाँ पे क्या था? कांगी कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। कैसा गलत दे रहे आंसर? फिर भी गलत दे रहे भाई, ये चीजें तो देखनी पड़ेंगी। जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का आंसर है सही। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के असेंबली, मतलब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये जवाहरलाल नेहरू जी करके याद रखिए। तो ठीक है, यहाँ पे इतना चीज रोकते हैं, आज की क्लास इतनी बहुत है। क्वेश्चंस आपके अपडेट किए गए हैं पूरे 35 और क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों के लिए याद रखना है। रैंक यहाँ पे नितेश जो है उनकी पहली रैंक है, तो सारे के सारे बच्चे एक बार रैंक वगैरह देख लिए। यहाँ पे रैंक आप लोगों की है, नितेश की जो है वो पहली रैंक है, यहाँ पे फर्स्ट है। आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, 35 क्वेश्चन जो है ना वो आपके यहाँ पे मैंने अपडेट किए हैं इसमें, मतलब यहाँ पे पूरे में। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रही हूँ, ये 35 क्वेश्चन कल दोपहर 12 बजे तक ना आपको कंप्लीट करके रखने हैं। टाइम मैं दे रही हूँ आपको, 12 बजे तक आप कंप्लीट करिए। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है लिंक, इसको जरा पिन कर लीजिए। एग्जैक्टली कल 12 बजे मैं इन 35 क्वेश्चंस के आप लोगों के लिए आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो आंसर्स जो है ना उसकी पीडीएफ जो है वो आपको इस लिंक में, जो मैंने यहाँ पे लिंक किया है, वो याद रखिए यहाँ पे आपको अपडेट करनी है, ठीक है। अब पॉलिटी की जहां तक बात है, पॉलिटी की फुल पीडीएफ, पूरी पीडीएफ जो है ना वो मैं आपकी कल ही अपडेट कर दूंगी। रीजन कि यहाँ पे आपको पूरा आंसर जो है ना वो करना पड़ेगा। देखो कठिन क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन अपने को तैयार होना है ना। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको इजीएस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी,
आगे बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे जब हम आर्टिकल्स वगैरह करेंगे, और इजीएस्ट क्वेश्चन से लेके मीडियम भी करेंगे और टफ भी करेंगे। तो कोई बात नहीं, आप सारी चीजें करते जाइए, अपना जो है ना वो पूरा पार्ट कंप्लीट करिए। यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्टली एसएससी या रेलवे, किसी भी जो भी आप एग्जाम की तैयारी करो हो, एसएससी या रेलवे में, दोनों चीजों के लिए आप ये कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि जीके में एनटीपीसी का अभी लेवल जो है ना वो कुछ भी आ रहा है, कुछ भी पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, उसका टेंशन ना लो। तो कल 12 बजे आपको आंसर वाला पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। दूसरा चीज यहाँ पे ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पे, दूसरा चीज कल पॉलिटी का जो पीडीएफ है पूरा फुल थ्योरी का, वो भी आपको कल 12 बजे ही मिलेगा। तो आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच। आई गेस सारे लोगों को क्लास समझ आई है, बढ़िया चल रहा है। डेली क्लास करने वाले हैं 1 आवर की, इसी के साथ जुड़े रहिए, सारे बच्चे जो है जुड़े रहिए, और क्लास जो है वो कंटिन्यू करिए। एग्जाम से पहले सारा पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच। लेट्स मीट टुमारो एट 6 to 7 PM। 6 से 7 सुबह सुबह पहले आ जाइए स्टैटिक जीके की क्लास के लिए, उसके बाद साइंस के लिए, और शाम की 2 क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।